Good morning, students. How are you? I think all you are fine, and now you start your study seriously. So your PT will be start on the end week of July. So now please be sincere regarding to your study. Today we start our third chapter of PT, because third chapter is cut from your syllabus. So first and second we revise. Today we start our fourth chapter, which is included in the third chapter. ठीक है? So we already discuss it and explain very widely. Today we give you a quick summary, and after the fourth chapter we will start our revision test. Okay, so today we start our PT syllabus revision chapter number 4, which is our third chapter, alternative center of power. So yesterday we discussed how after the Second World War two bipolarity system was introduced, and after the Russian disintegration only unipolar system became the power center of world. It means USA rests the one superpower in whole world, but in world politics, slowly other alternative center of powers are also introduced. So in this chapter we discuss these alternative center of power. Okay, so after the disintegration of Soviet Union in 1991, alternative center of political and economic power along with America dominance emerged. ठीक है, तो ये तो देखा कि 1991 में जो रशिया है वो डिसइंटीग्रेट हो गया. सो उसके बाद क्या था, इनमें जो पावर के टू सेंटर बने थे, इनके किस चीज़ को लेकर कंपटीशन था, किस लिए ये न्यूक्लियर वेपन्स, आर्मी, इकोनॉमी, किस लिए कि सिर्फ इनमें वेपन्स अवेलेबिलिटी थी एंड एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करते थे, इनकी यही कंपटीशन था. ठीक है, the center of political economic power along with America's dominance emerged. तो मैंने अभी आपको बताया कि जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो क्या हो गया, सिर्फ अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पावर रह गई. It was estimated that these alternative center would be limits America's dominance. So which alternative powers we discussed today? So whole world think that these alternative powers can check the dominance of America while fixing regional situation to their historical enemies and weakness. These centers provide a way for a development. ठीक है, after the Second World War, the Organization for Europe Economic Cooperation was established by America अंडर द नेशनल प्लान. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनने किसने जो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड जो है जब टू पोल्स में डिवाइड हुआ, तो जो वेस्टर्न यूरोप था वो किसकी साइड था, अमेरिका की. तो उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, उन्होंने जो अपने ग्रुप के नेशंस थे उनको कॉपरेशन के लिए क्या किया था, उन्होंने ये क्या किया था, इसको आपको लर्न करना है. OECD, इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इस्टेब्लिश बाय अमेरिका. जो किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था. ठीक है, द प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप कैपिटलिस्ट कंट्रीज सिस्टमेटिकली. द काउंसिल ऑफ यूरोप was established in 1949. ये प्रोसेस जो है अमेरिका के इंटीग्रेशन, इट मीन्स दे कनेक्टिव टू ईच अदर
यूरोपियन कैपिटलिस्ट, जो भी कैपिटलिस्ट, मैंने कब आपको बताया था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इट मीन्स कि जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, है ना, सिस्टमेटिकली। और ये एक काउंसिल बनाया गया जो कब बना था हमारा 1949 में। इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957. It led the formation of European Economic Community in 1957. Clear? So after the collapse of Soviet bloc, European Union was established in 1992. अब जब रशिया कोलैप्स कर गया, मतलब इट मीन्स वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, तो क्या हुआ, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन एक बनाई गई 1992 में। इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। जो यूरोपियन यूनियन बनाई गई जिसके अपना एक फ्लैग था, एक एंथम था, एंड वहाँ के जो, जैसे हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, मतलब है ना इंडिपेंडेंस डे जिसकी तरह, और उसकी अपनी एक पर्सनल करेंसी भी थी। यूरोपियन यूनियन वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005। ठीक है बेटा, यूरोपियन यूनियन, इट मीन्स नॉट अमेरिका एंड रशिया, इसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे। यूरोपियन यूनियन वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005. इट हैज़ अ जीडीपी मोर देन यूएस ट्रिलियन इन 2005. इट मीन्स यूरोप के जो बड़े कंट्री थे लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत मतलब अमेरिकन उससे भी कई ट्रिलियन जो है एक्स्ट्रा थी। इट शेयर वर्ल्ड ट्रेड इज द 3 times लार्जर। इट मीन्स कि अगर अकेले कंट्री को देखा जाए तो यूएस सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट शेयर वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन द यूएस। वो वर्ल्ड की इकोनॉमी में यूएस की इकोनॉमी से 3 गुना जो है अपना शेयर इंक्लूड करते थे। इट मीन्स दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इट्स करेंसी द यूरो वॉज पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। देखो बेटा, यूरोप की जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं, यूरो, और अमेरिका का क्या है, डॉलर। तो एक बार को एक ऐसी भी सिचुएशन आई कि जिसमें ऐसा लगने लगा था कि जो यूरो है वो अमेरिकन डॉलर के लिए खतरा बन जाएगा और वो उसके लिए एक डेंजर था। ये क्लियर है? इट मीन्स कि इस पॉइंट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ये जो इकोनॉमी थी यूरोपियन इकोनॉमी, वो मतलब इट मीन्स इकोनॉमी किस तरह का रोल प्ले करती है एवरी कंट्री के सुपर पावर होने में, या उसको वर्ल्ड में यूएन में उसकी पोजीशन क्रिएट करने में। ठीक है, मिलिट्री, द ईयूज combined armed force are the second large in the world. जो वहाँ की मिलिट्री थी, इट मीन्स यूरोज की, वो कंबाइंड फोर्स थी और ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट थी दुनिया की। ठीक है, इस टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएस। ठीक है, ये यूएस के बाद सेकेंड नंबर पे आती थी और ये अपनी डिफेंस के ऊपर सेकेंड नंबर पर स्पेंड करते थे। 2 EU member states, France and Britain, also have nuclear opportunity. 550 nuclear were had. फ्रांस और ब्रिटेन जो थे उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। It is also world's most important source of
स्पेस एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फ्रांस और यूरोप, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड, जो मैंने कि आपको बताया था, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कुछ भी कह सकते हैं हम इन्हें, तो ये जो है इस ये तो देखो ये है मतलब काफ़ी पावरफुल थे फॉर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, एज वेल एज स्पेस में कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो थी इनकी वो भी काफ़ी डेवलप थी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान, इनकी जो है जो इनकी बॉन्डिंग थी वो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ क्या थी, वॉज इस्टेब्लिश इन 1967 बाई 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, इनकी जो इनका फाउंडेशन हुआ, जो इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई, वो उसमें कौन से सारे और का 5 कंट्री इंक्लूड हो गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाई सिंगिंग द बैंकॉक एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, और इसमें ये 5 कंट्री और इन्वॉल्व हो गए। एशियन कंट्री हैव adopted the Asian way to form a interaction that the formal non confrontation and cooperative। ठीक है, इनमें एशियन कंट्री जो ये हैं, ये 5 कंट्रीज, इन्होंने भी इनके साथ अपने डेवलपमेंट और लड़ाई को ख़त्म कर कर कोऑपरेटिव एक दूसरे के लिए कोऑपरेट में बिलीव करते थे। ओके, इन 2003 ASEAN moved along the path of established ASEAN community comparing three पैलेरी। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये एशियान का क्यों हमने यहाँ पर वो किया, इट मीन्स कि देखो यूएस के बाद जो क्या था, जो ये आपका EU था, इट मीन्स यूरोपियन है ना, यूरोपियन यूनियन, और एज वेल एज ये जो एशियन कंट्री थे, ये भी पावर के अनदर सेंटर जो है वो बन रहे थे। ठीक है, ये अपने डेवलपमेंट और स्पेस, मिलिट्री, इकोनॉमी, इनमें ये अपने आप को बढ़ा रहे थे। ओके, इज दैट क्लियर? नेमली द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी। ठीक है, इसको इसमें एशियन के बहुत सारे जो मतलब इसमें ऑर्गन्स बन गए, जैसे सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो मैंने आपको बताया, सोशल एंड कल्चरल। ठीक है बेटा, सबसे पहले आर्मी, कल्चर, है ना, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें होती हैं, तभी कंट्री जो है पावरफुल कंट्री और डेवलप कंट्री कहलाता है। ASEAN has several agreements in place by which number states promise to uphold peace, है ना, peace, cooperation, non-interference and respect for nation differences and sovereignty right। इसमें उन्होंने बहुत सारे सेवरल माने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, और जिसमें उन्होंने पीस, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना, कोऑपरेट करना एक दूसरे को, है, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको मतलब सॉर्ट आउट करना, एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और सॉवरेनिटी का मतलब होता है अपने इंटरनल किसी के दूसरे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियरेंस नहीं करना, ना अपने में करने देना और ना दूसरे के में करना। एशियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन अदर कंट्रीज। जो ये आपको बताया मैंने 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हुए, दीज आर वेरी fast developing country and made the alternative center of power. They are called ASEAN. ASEAN has focused on creating a free trade area. इसे क्या कहा गया, FTA, free trade area for investment, labor and service। इन कंट्रीज ने क्या किया कि फ्री कर दिया, ट्रेड जो है फ्री कर दिया, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो है अपने कंट्री के अंदर हो। इंडिया ने कब किया बेटा, इंडिया ने 1992 में क्या किया था, फ्री कर दिया था ट्रेड, जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनियां, अदर जो कंट्रीज़ हैं, वो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है हमारे कंट्री में करते हैं। उन्हें क्या फ़ायदा होता है, अब आप कहोगे कि वो क्यों आते हैं,
तो उन्हें यहाँ पर चीप लेबर मिलती है और सर्विसेज में हमें क्या होता है, सर्विसेज मिलती हैं, और फॉरेन जो एक्सचेंज है वो हमारे यहाँ आता है, करेंसी जो है वो हमारे यहाँ आती है। तो इस तरह ये सब क्या है, ये कॉपरेट करना एक दूसरे कंट्री को। क्यों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज थे वो क्या करते थे बेटा, वो उनका वॉर से ज़्यादा वो अब एक दूसरे के डेवलपमेंट और उस पर अपना अटेंशन करते थे। एशियन विजन 2020 has defined a outward looking role in ASEAN in the international community। एशियान का जो विज़न था वो 2020 तक क्या था, डिफाइंड है ना, अपने आप को एशियान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को डिफाइन करना, ऐसा वो प्लान लेके चल रही थी। दिस बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ एशियान पॉलिसी इन इनकरेज रिकॉग्नाइजेशन ओवर कन्फ्लिक्ट इन अ रीजन। और उसका ये था कि अपने आप इस तरह की पॉलिसी बनाना कि वो इनकरेज करे नेगोशिएशन करके किसी भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी अगर मान लो कन्फ्लिक्ट है बेटा, ऐसा तो होता नहीं, आपकी फैमिली है, आपकी क्लास है, आपकी कम्युनिटी है, तो कहीं पे जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो सबके सेम व्यूज़ नहीं होते। जब व्यूज़ अलग अलग होते हैं तो कन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या होता है कि अब उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं और जो पीसफुल पर्सन होते हैं वो बातचीत के तरीके से उसे शॉर्ट आउट करते हैं, अदरवाइज लड़ाई से। कुछ लोग होते हैं कि जो लड़ते हैं, तो लड़ाई से कभी भी लड़ने के बाद भी आपको बातचीत करके ही उसका शॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने ये जो कंट्रीज़ हैं, जो एशियान थे कंट्रीज़ थे, वो नेगोशिएशन के तरीके से जो कन्फ्लिक्ट से उन्हें सॉर्ट आउट करने में बिलीव करते थे। इंडिया amending its policies towards ASEAN signed free trade areas with the ASEAN member Singapore and Thailand and trying to sign the FTA with ASEAN itself। अच्छा, अब इंडिया जो है उसने बहुत सारे कंट्री जैसे कि किसके साथ, उसने भी इंडिया ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एरिया अपने यहाँ बनाए हैं, जिसमें सिंगापुर और थाईलैंड के साथ उसने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं और ख़ुद को भी वो FTA में फ्री ट्रेड एरिया में अपने आप को एंट्री कराने का, एडमिशन के लिए वो बहुत एफर्ट्स उसके लिए कर रहे हैं इंडिया। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट, चाइना हैज़ emerged as a great power due to its economic source। China has to suffer a lot after community revolution। चाइना एक बहुत बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हुआ, उसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सक्सेस गेन की। चाइना ने सफ़र किया किस लिए, कम्युनिटी रेवोल्यूशन है ना, वहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुए जिसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, मतलब क्या कहते हैं, सफ़र करना, नुकसान उठाना पड़ा। बट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक चाइना यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो announced many economic policies। ओपन डोर पॉलिसी इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सेटल हुई तो चाइना ने अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया और उसने ओपन डोर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी। द पॉलिसी वॉज जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाई इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही चाइना ने अपनी मार्केट फ्री करी कि है ना, तो क्या हुआ, उसके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट हो गया, जिससे कैपिटल और टेक्नोलॉजी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। क्यों होता है बेटा, ये जो एरिया वाइज बड़े कंट्री होते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत होते हैं। अब अगर उन रिसोर्सेज को आप इंडस्ट्री के थ्रू है ना कन्वर्ट कर लेते हो, सेकेंडरी एक्टिविटी जहाँ डेवलप हो गई
तो वो कंट्री जल्दी डेवलप होता है। तो जैसे ही वहाँ पर ओपन डोर पॉलिसी करी और इन्वेस्टर्स बाहर से आकर उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो चाइना में बहुत ही एकदम से चाइना जो है वो एक ग्रेट पावर के रूप में इमरजेंस हुई चाइना की। ठीक है। इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। ठीक है। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है विदेशी, है ना। हम लोग जो दोनों ही हैं, चाइना और इंडिया, दोनों बहुत बड़े कंट्री हैं। ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री जो है उसमें जो है ना आते हैं 7 कंट्री, उनमें इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है। ठीक है। और ये देखो कि हम दोनों ही जो है वो यूरोपियन पावर्स के क्या थे, हम लोग उनके गुलाम थे, हम स्लेव थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर अ होप दैट both would come together to shape a future of Asia। ऐसी उम्मीद की जाती थी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये दोनों ही पावर जो हैं वो एशिया की शेप को डिसाइड करेंगी, ये एशिया के फ्यूचर को डिसाइड करेंगी। बट द फॉलोइंग इशू कन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट मार्ड द होप। लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद जो है ख़त्म हो गई है। चाइना टेरिटोरियल क्लेम इन अरुणाचल प्रदेश अ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा। पंचशील, जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम लोग, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये मानना था कि लड़ाई से ज़्यादा हम क्या करेंगे, हम लोग अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। आर्मी से ज़्यादा हम पहले अपने एग्रीकल्चरल और या इकोनॉमिक उस पर करेंगे। तो चाइना ने इसमें हमारा सपोर्ट किया। एक आपको बताएंगे पंचशील जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका वो फाउंडर मेंबर बना जवाहरलाल नेहरू के साथ, और उसने हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई नारे को प्रमोट किया। बट इन 1962 उसने इंडिया पर अटैक कर दिया और ये जो है उसने चीट किया इंडिया को। ठीक है। सो इसके में रीज़न क्या था, चाइना टेरिटोरियल क्लेम इन अरुणाचल प्रदेश अ स्टेट ऑफ इंडिया। चाइना जो है वो इंडिया की एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर अपना क्लेम करता है। चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। चाइना ने हमारा जो तिब्बत है उसको, तिब्बत पार्ट जो है उसको 1950 में उसको अटैक करके अपनी तरफ कर लिया। चाइना अटैक इंडिया इन 1962। चाइना ने इंडिया पर अटैक किया 1962 में। ठीक है। इंडिया ने बेटा 3 लड़ाइयाँ 4 तो लड़ी हैं किसके साथ, पाकिस्तान के संग। कब 1947, 1965, 1971 एंड 1999। तो ये तो 4 इससे लड़ी हैं और एक लड़ी है चाइना के साथ आफ्टर 1962। चाइना बिहेव अगेंस्ट इंडिया एंड सपोर्टेड पाकिस्तान। हमारा जो राइवल कंट्री है, जो हमारा एनिमी है, वो कौन है, पाकिस्तान। तो चाइना का जो बिहेव है वो इंडिया के अगेंस्ट रहता है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाइना led road in occupied Kashmir by having friendly relationship with Pakistan। जो 47 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई वो क्या थी, क्योंकि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान कहता है कि वो पूरा हमारा है और इंडिया कहता है कि वो हमारा है। तो 47 में लड़ाई हुई थी तो कुछ पार्ट पर पाकिस्तान का जो है वहाँ पर वो है पीओके जो है वो पाकिस्तान ने गेन किया हुआ है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो पीओके है वहाँ पर चाइना जो है
वो रोड बनाता है, क्योंकि उसके जो फ्रेंडली रिलेशन है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ. चाइना आल्सो सपोर्ट पाकिस्तान इन इंडो पाक वॉर इन 1965 एंड 1971. चाइना ने, जब मैंने अभी आपको बताया था कि हमने पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 75 और 71 में, सॉरी 65 एंड 71, ठीक है, 65 एंड 71, जिसमें 71 में आप देखोगे कि बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसका एक न्यू कंट्री इमर्ज हुआ जिसको बांग्लादेश नाम दिया गया. ठीक है, तो इसमें इन दोनों वॉर्स में भी चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया. ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है. इट मीन्स हम लोग, दुनिया ने ऐसी उम्मीद लगाई थी, हम लोग सब ऐसी होप कर रहे थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे. एशिया में हम लोग सबसे बड़े कंट्री हैं. ऐसा होने से क्या होगा कि एशिया एक नया अल्टरनेट पावर, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सब चीज़ें, एक नई पावर जो है एशिया में जो है, ये दो कंट्री मिलके अपने आप को एक पावर सेंटर क्रिएट करेंगे. बट चाइना ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया. इतने सारे मैंने ये आपको बता दिए. उसके राजीव गांधी's visit to China in December 1996 provided the impetus of an improvement of India-China relation. India's trade, बेटा आई थिंक दिस इज 98, ये 86 है, 1986. Provide for the improvement of Indo-China relation. India-China trade is growing at 30% per year since 1999. ठीक है, अब bilateral trade between India and China has increased from US $338 million in 1992 to more than US $18 billion in 2006. ठीक है, तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने 1996 में चाइना का 1986 में जो है विजिट किया. ये बेटा मिस प्रिंट है, तो इसमें आप देखो फिर विजिट किया और उन्होंने फिर कोशिश करी कि इंडिया चाइना के संग जो है वो रिलेशन बेटर हो सके. ठीक है, और उन्होंने जो अपना उनकी ये फ्रेंडली, जब इंडिया और चाइना के रिलेशन कुछ बेटर हुए तब क्या हुआ, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा. India's visit of Chinese president in 2040 established a continuous conference on the aspects of bilateral relationship between both the countries. Both the countries showed their interest for mutual acceptance and also promised to solve पेंडिंग इश्यूज इन एक्टिव मैनर. आप 2014 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए और उनके आने से ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों के जो भी रिलेशन है उनमें इम्प्रूवमेंट होगा और जो भी इश्यूज हैं उन पर म्यूचुअल, मतलब दोनों की रजामंदी के साथ वो जो है अपने वो जो अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे. सो आई थिंक this topic is complete. If you have any query regarding this chapter, contact me in evening 5 to 6. Have a nice day.